ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है और मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। तो ये वन शॉट वीडियोस है, तो इसमें मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा कि जो लास्ट मूवमेंट लेटरल है, तो आप क्या लिखोगे, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 9th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री लेसन नंबर फर्स्ट वन शॉट वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपके यूनिट टेस्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर आपको इसका डिटेल लेक्चर देखना है तो भाई ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, सब चीजें बना दिया हूं। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, कोई भी रैंडमली एक क्वेश्चन उठाऊं, अगर यहां पे सपोज, ठीक है, मैं अगर समझो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, कोई भी आप क्वेश्चन ले लो, आपको एक अगर दो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। जैसे मुझे निकालना है डिस्टेंस ऑफ पीजे, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले यहां पे क्या लिखूंगा दोस्तों, देखो मैं यहां पे लिखूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, और दूसरा क्या लिखूंगा दोस्तों, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J इज। आप बोलोगे सर आपने P क्यों लिखा, J क्यों लिखा, तो दोस्तों यहाँ पे P है और दूसरा क्या है दोस्तों, J। अब आप जाके बस नंबर लाइन में देखोगे P जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, -4, और दोस्तों J पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो -2 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया हूं मैं, दोनों माइनस में, तो आपको और अच्छे से चीजें समझेगी। अब ये वाला पार्ट लेने के बाद दोस्तों हम हमेशा क्या करते हैं, -4 यहाँ पे रखो, -2 यहाँ पे रखो, विच वन इज ग्रेटर नंबर। आपको मैंने बोला था अगर दोनों गरीब है, अब दोनों गरीब है मतलब दोनों माइनस में चल रहे हैं, अब दोनों माइनस में से कम गरीब कौन है दोस्तों, तो बोलोगे सर ये, तो माइनस में जो स्मॉलर नंबर होता है दोस्तों वो ग्रेटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्या निकालना है दोस्तों, पीजे, तो पहले आप क्या करोगे, ग्रेटर नंबर, फिर आप क्या लिखोगे दोस्तों, स्मॉलर नंबर, और बीच में क्या लिखोगे दोस्तों, माइनस, और दो साइन पास में ना आए इसलिए आप ब्रैकेट लोगे। अब फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2 माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, +4, माइनस प्लस -4 -2 2, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है दोस्तों, प्लस है, और हमेशा याद रखना दोस्तों यहाँ पे आपको यूनिट्स मेंशन करना है। हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब देखो दोस्तों आगे की ओर मैं बढ़ रहा हूं। अब यहाँ पे अगर आपने इस टाइप का पार्ट कंप्लीट कर दिया तो नेक्स्ट पार्ट दोस्तों इस टाइप का आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड द विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। मतलब यहाँ पे आपको कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट पूछा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे अमीर आदमी कौन दिख रहा है, सर ये दिख रहा है, तो पहले आप ये लिखो, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना है सर, 10 है। अब ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जो बचे दो आदमी है उनका प्लस करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना है, 7 है, ये कितना है, 3 है, तो इसका भी आंसर 10 आ गया। ये इक्वेशन नंबर क्या आएगा दोस्तों, सेकेंड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर मैं लिखूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर आप दोनों को ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो आपको क्या दिखाई देगा दोस्तों, दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद ये दिखाई दे रहा है, इसका भी आंसर 10, इसका भी आंसर 10, मतलब डिस्टेंस ऑफ पी क्यू जो है दोस्तों वो इक्वल है किसको, इक्वल है डिस्टेंस ऑफ पी आर को और प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर को। इन केस अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता, जैसे ये दोनों के आंसर 10 आए, इक्वल नहीं होता, तो आप यहाँ पे कटअप करते हैं जिसको मैं मर्डर बोलता हूँ, और डायरेक्ट आप क्या लिख देते हैं दोस्तों, देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब यहाँ पे दोस्तों ये हमें समझ में आ गया, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया, देयरफॉर द पॉइंट्स। अब देखो दोस्तों जो पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखा करो, इसमें से रिपीट कौन हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा सर रिपीट तो आर वाला हो रहा है, तो वो वाले को ना बीच में रखा करो, और उसके पहले एक पॉइंट ले लो, जैसे पी ले रहा हो, बचा कौन लास्ट में, क्यू। तो देखो पॉइंट्स पी आर क्यू आर कोलिनियर। अब यहां पे आपको क्या बोला कि अगर ये कोलिनियर है तो विच ऑफ दी पॉइंट इज बिटवीन दी अदर टू, आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया, आप क्या लिखोगे दोस्तों, पॉइंट
आर लाइज बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू। पॉइंट आर जो है दोस्तों लाई कर रहा है ये दोनों के बीच में, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। अगर इन केस अगर यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं आता तो यहाँ पे आप कटअप कर देते हैं और डायरेक्ट ये लिख देते हैं नॉट कोलिनियर, उसमें आपको बिटवीन वाला पॉइंट लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों ये वन शॉट वीडियो है, तो वन शॉट वीडियोस में कम टाइम में किस तरह से आप अपनी मैक्सिमम चीजें कवर कर सकते हो इसके अंदर आपको सीखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया, ठीक है सर, ये वाले पार्ट में तो अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए बहुत अच्छे से हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखो ये, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ऑन अ नंबर लाइन ए बी सी आर सच दैट, नंबर लाइन है मतलब देखो नंबर लाइन मतलब ये, इसके ऊपर ए है बी है और सी है, बट इन्होंने ये चीज नहीं बताया कि पहले कौन है, पोजीशन हमें नहीं पता। हाँ अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, जैसे ऐसा ऐसा डैश दिया होता तो हमें पता चल जाता कि फर्स्ट जो हमारा रैंकर है ए है, सेकंड रैंकर बी है और थर्ड रैंकर सी है, बट यहाँ पे इन्होंने बस बोल दिया कि नंबर लाइन पे ये तीनों पॉइंट है, पर ये हमें नहीं पता है। तो ऐसे केस में जब हमें ये प्रॉपर ऐसा दिया है तो डायरेक्ट सम सॉल्व हो जाएगा, बट अगर नंबर लाइन पे डायरेक्ट बोल दिया है या डायरेक्ट बोल दिया कि पॉइंट कोलिनियर है पर हमें किसी का पोजीशन नहीं पता, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, केसेस लेके सम सॉल्व करते हैं और टोटल 3 केसेस रहते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे टोटल 3 केसेस लेके सम सॉल्व करूंगा और मैं आपको एक सम ऐसा भी सॉल्व करा दूंगा कि जिसमें हम केसेस यूज नहीं करते, कि मतलब आपको दोनों सम समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे अपन लेंगे दोस्तों केस 1, यहाँ पे हम लेंगे दोस्तों केस 2 और यहाँ पे हम लेंगे दोस्तों केस 3, ऐसे टोटल 3 केसेस है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं एक बार ना बीच में पॉइंट ए को ले रहा हूँ, एक बार बीच में पॉइंट बी को ले रहा हूँ, एक बार सी को, मतलब तीनों को मौका दे रहा हूँ। हमें नहीं पता ना कौन सा पॉइंट बीच में, अगर ए बीच में है तो बचा कौन, ए हो गया, बी और सी। अब किसी ने बोला सर सी पहले आएगा कि बी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर किसी ने सी पहले लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बी हो गया तो दोस्तों ए और सी बचा, यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे सी हो गया तो ए और बी बचा, तो आपने ये तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इतना सिंपल है, पहले फर्स्ट एंड लास्ट ले लो इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, ऐसे ही बनाना। जैसे इसमें अगर आप बनाने जा रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है सर, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है सर, एंड सेकेंड एंड थर्ड, परफेक्ट। यहाँ पे अगर आप बनाने जा रहे हो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुटअप करो, जो आंसर माइनस में आएगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, अगर माइनस में आएगा तो वो अपना आंसर नहीं है, अगर जो भी आंसर प्लस में आएगा वो अपना आंसर। इसमें तो तीनों केस में से एक आंसर रहेगा जो अपना नहीं रहेगा, माइनस में आएगा। सॉल्व करते हैं, बीसी का आंसर कितना है दोस्तों, दिया है क्या, बीसी मतलब ही दोस्तों सी भी होता है, कितना है 8 है। यहाँ पे बी ए का आंसर कितना है सर, बी ए के अगर मैं आंसर की बात करूं तो बी ए का आंसर कितना है, नहीं पता है सर, डिस्टेंस ऑफ बी ए एंड डिस्टेंस ऑफ ए सी दिया है दोस्तों 10। अब देखो दोस्तों ये 8 है, 10 यहाँ पे आएगा माइनस, और ये क्या आएगा दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ बी ए, 8 माइनस 10 कितना आएगा, -2 एंड डिस्टेंस ऑफ बी ए। और ये दोस्तों बी ए का आंसर नहीं है, बी ए मतलब ही दोस्तों ये भी, क्योंकि यहाँ पे बस आपको एक लाइन लिखना है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज रख रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे अगर आप रखने जाओगे तो ए सी का वैल्यू कितना है 10, ए बी अपने को फाइंड आउट करना है, बी सी का वैल्यू कितना है 8, 10 माइनस 8, डिस्टेंस ऑफ ए बी आई थिंक 2 यूनिट्स, डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया, ये भी समझ में आया। अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है फाइंड आउट करना है सर। सर यहाँ पे ए सी का आंसर कितना है 10, सी बी का आंसर कितना है 8, देन द डिस्टेंस ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। शानदार, ये भी हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कब हमें केस लेना है कब नहीं लेना है। अब देखो केस कब नहीं लेना है मैं आपको दिखाता हूं, अगर इन केस ऐसा सम आता है, ऐसा सम, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा ब्लर हो रहा है, सही कर दूं, हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे
देखो यहाँ पे पहले से ही हमें ऐसा दे दिया है, तो यहाँ पे कोई केसेस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बोला होता ये एबीसी या कोलिनियर, अगर ऐसा बोला होता, या लाइज ऑन नंबर लाइन, अगर कुछ ऐसा बोला होता तो हमें केसेस लेना पड़ता। तो देखो यहाँ पे ए है, डैश बी है, सी है, आपको आता है फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, एक सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड डिस्टेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। यस, ए सी का वैल्यू कितना है 11, ए बी का वैल्यू कितना है। अच्छा, यहाँ पे लेंथ बोला है तो आप लेंथ लिख दो। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो लेंथ बोला है तो आप सब जगह पे लेंथ लिख दो। लेंथ ऑफ ए बी निकालना है, और बीसी का लेंथ कितना है दोस्तों 6.5। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 11 माइनस 6.5, लेंथ ऑफ ए बी 11 माइनस 6.5। देखो भाई मैं आपको सब चीजें 11, कभी भी ये पॉइंट में है तो ऊपर पहले वाले को आप 11.0 रखो, यहाँ पे अगर 15 है तो 15.0 रखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 1 इसको दे दिया, और फिर ये 0 माइनस 6 नहीं होगा तो 1 इससे ले लेगा, ये 0 हो जाएगा, 10 माइनस 6 4। तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 4.5। लाइट आ गई। सोचो आपका लेक्चर रिकॉर्ड करते करते लाइट आ गई, आप कितने लक्की हो, और मैं कितना लक्की हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो फाइनली दोस्तों हमें ये आंसर भी मिल गया। ठीक है सर, अब ये आंसर मिलने के बाद अब आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं, हाँ, आपको ये इस टाइप का भी क्वेश्चन पढ़ के जाना चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। मतलब ये सेगमेंट है जिसका नेमिंग क्या है दोस्तों ए बी, उसका मिड पॉइंट क्या है दोस्तों एम। ए बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, इस पूरे ए बी का वैल्यू कितना है 8 है, और हमें ए एम का लेंथ निकालना है। कितना आएगा बताओ। अगर ये पूरा का पूरा 10 है तो ये कितना आएगा 5, ये पूरा का पूरा 20 है तो ये कितना आएगा 10, ये पूरा का पूरा 4 आइसक्रीम खा रहा है तो ये कितना आइसक्रीम खाएगा 2 आइसक्रीम। तो भाई अगर ये पूरा 8 है तो ये कितना आएगा 4, पर ऐसे डायरेक्ट 4 लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, अच्छे से लिखना होगा। देखो कैसे लिख रहा हूं, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे ए एम निकालना है, ए एम जो है ए बी का क्या होगा दोस्तों हाफ होगा। ए एम जो होगा, चाहिए तो इसको ऐसे लिख दो, लेंथ ऑफ ए एम, क्योंकि लेंथ बोला है, हाफ ऑफ क्या होगा दोस्तों ए बी। ए एम जो है हाफ है, किसका हाफ है ए बी का। ठीक है सर, समझ में आया, ये हाफ है ए बी का वैल्यू कितना है सर 8। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा सर 4 यूनिट्स। तो लेंथ ऑफ ए एम विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। परफेक्ट, लेंथ ऑफ ए एम का आंसर हमें मिल गया, कितना है दोस्तों 4 यूनिट्स। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं, अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब इस तरह की अगर चीजें हो गई है, आपको चीजें समझ में आ गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसका आंसर देना चाहिए। और मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है और मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। जैसे अभी देखो, राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे। अपोजिट रे बताना है किसका दोस्तों, रे पी आर का, आरपी का। आरपी देखो, आरपी रे ये है, इसका अपोजिट रे क्या आएगा दोस्तों ये और ये। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ रे आर एस, और क्या लिख सकते हो दोस्तों रे आर टी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है इंटरसेक्शन। मैं हमेशा बोला हूँ इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है। अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ पी क्यू, अब देखो रे पी क्यू है और रे पी आर, आरपी मतलब ये। और मैंने बोला कि आरपी मतलब अगर समझो कभी भी ये आरपी ऐसा आया तो इसको पूरा लास्ट तक लेना रहता है। तो ये दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंटरसेक्शन क्या है, जहां पे डबल लाइन है, डबल लाइन है मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों रे पी क्यू। अब ये आ गया दोस्तों, अगर इनकेस दोस्तों ऐसा होता पी क्यू होता और दोस्तों यहाँ पे समझो ऐसा होता आर क्यू होता और दूसरा आपको दिया होता दोस्तों एस पी, पर एस पी को भी हम लास्ट तक ही लेते हैं।
तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो दोनों के अंदर क्या आता है, जैसे मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे एस है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है। इन केस अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, किसका इंटरसेक्शन चाहिए पता है, आर क्यू का, ठीक है, और सर एस एस पी का। एस पी यहां तक है पर अपन कहां तक लेते हैं, लास्ट तक लेते हैं। अब बताओ डबल लाइन जहां पे है वही आपका इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, ये, तो ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे कभी कभार अगर दोस्तों ऐसा हो गया, जैसे अगर समझो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको बोला है कि पी क्यू और रे पी आर, पी क्यू उधर जा रहा है, पी आर यहाँ पे जा रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो सर कहीं पे भी डबल लाइन नहीं है, वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे केस में पॉइंट इंटरसेक्शन होता है, ये चीज का ध्यान रखना। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ एस पी, एस पी मतलब ये, आप आगे तक लेके जा सकते हो लास्ट तक, एस टी, दूसरा बोला है दोस्तों एस टी मतलब ये, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा दोस्तों, पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, पॉइंट एस। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझना चाहिए, ये भी इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है, ये भी इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है, पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कॉमन जो भी लाइन होगा वो लिखो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉइंट लिखना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीजों का आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे लिखा है यूनियन ऑफसेट पी क्यू और क्यू आर। अब देखो दोस्तों यहाँ यूनियन मतलब मैंने हमेशा बोला था सब कुछ, यहाँ पे आप ये याद रखो बड़ा। अब यहाँ पे अगर मैं पी क्यू लू, पी क्यू मतलब ये है सेगमेंट, और दूसरा सेगमेंट क्या है दोस्तों, क्यू आर, ये है। अब ये दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, क्यू आर, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्यू आर लिख सकते हो, उसको आप आर क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों में यूनियन मतलब हमेशा याद रखना बड़ा, हमेशा ये चीज का ध्यान रखना, दोनों में क्या आएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, क्यू आर। अब यहाँ पे दोस्तों ये होने के बाद सबसेट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जो दिया है बस वही लिख दो। देखो ये वन शॉट वीडियोस है, तो इसमें मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा कि जो लास्ट मोमेंट पे आपको हेल्प करे। अगर आपको क्यू आर इज अ सबसेट पूछा है तो आप वहां पे डायरेक्ट सेगमेंट क्यू आर लिख दो, खुद जो यहाँ पे सेगमेंट दिया वो खुद का सबसेट होता है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये लिखो। हाँ उसके बाद यहाँ पे रेज लिखा है ना, तो अगर समझो हमने क्यू आर लिखा तो उससे और बड़ा आपको लेना है, बड़ा क्या आएगा, क्यू एस, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, क्यू टी, तो बाकी का भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखो ये सब का तो दिक्कत नहीं है, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। आर से आपको अपोजिट रे लिखना है। अब देखो आर से आप एक लिख सकते हो आर पी और आर एस, आर क्यू और आर टी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहाँ पे राइट एनी टू रे विथ कॉमन एंड पॉइंट एस, एस से कोई भी दो रे का नाम बताओ, कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए, मतलब एस यहां से भी जाना चाहिए यहां से भी। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपने बहुत अच्छे से मेरी चीजों को देखा है। अब यहाँ पे ये पार्ट हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, राइट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, इस लेसन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके एग्जाम में भी आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम 9th क्लास गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, आपको तुरंत मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, उसको आप तुरंत कंप्लीट कर सकते हो और अपने पेपर में पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 4 मार्क्स के लिए वो थ्योरम पूछा जा सकता है दोस्तों इस लेसन से, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट में ऑलमोस्ट 2 लेसन आने वाले हैं, सेकंड लेसन भी आएगा, तो उसमें एक और थ्योरम है। वैसे उस लेसन में बहुत सारे थ्योरम है, पर एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ये 2 थ्योरम में से एक थ्योरम आपके पेपर में दिखेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। दोनों थ्योरम मैंने चैनल पे कवर कराए हैं, यहाँ से आप देख के फटाफट उसको रिवाइज कर सकते हो। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। देखो इफ देन के फॉर्म में लिखना है आपको, इफ देन। इफ देन मतलब कि यहाँ पे जो भी पार्ट दिया है, देखो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे ट्राइंगल है कि क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, तो आप क्या लिखोगे, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, इफ द गिवन quadrilateral is a parallelogram, ध्यान से सुनना,
इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, इन केस अगर ये ट्राइंगल होता तो इफ द गिवन ट्राइंगल इज अ, जो भी रहेगा, इज एन इक्विलेटरल है कि आइसोसेलेस है कि स्केलिन है, तो आपको जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अगर समझो रेक्टेंगल आ गया तो इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, यही लाइन लिखना है। देन देखो दोस्तों एक और चीज ध्यान रखना, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं प्रॉब्लम सेट का भी एक वन शॉट वीडियो बना दूंगा, जो आपके यूनिट टेस्ट में प्रॉब्लम सेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं उसमें कवर करा दूंगा। तो दोस्तों कभी कभी ना प्रॉब्लम सेट में आप जाओगे ना, इफ देन के बदले वहां पे कंडीशनल लिखा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, देन उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग से लिखना है, देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब सब कुछ सेम लिखना है, बस ये नहीं लिखना है, देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मैं ही बता दिया हूं, पर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब सर ये हो गया, तो सर अगर ये चीजें कंप्लीट हो गई तो अब मैं यहां पे अगर समझो ऐसा स्टेटमेंट दिया है और यहां पे ऐसा लिखा है दोस्तों कन्वर्स, हमें इसका क्या करना है दोस्तों, कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स हमें क्या करना है दोस्तों, राइट कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखना है। मैंने हमेशा बोला है कन्वर्स में एक फंडा बहुत इजी है, इफ और यहां पे देन। हमेशा याद रखना दोस्तों, जो देखो स्टेटमेंट में जहां पे इफ है और जहां पे देन है, देन के बाद जो लिखा है वो इफ के बाद लिख दो। देन के बाद क्या लिखा है दोस्तों, द लाइन आर पैरेलल, तो इफ द लाइंस आर पैरेलल, यहां पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं इफ टू लाइंस आर पैरेलल, चलेगा, पर ये भी चलेगा। अब यहां पे देन के बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, देन अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल made by a transversal of two lines are supplementary। हो गया। इफ के बाद वाला पार्ट देन के बाद लिखो और देन के बाद वाला पार्ट इफ के बाद लिखो, हो गया। अगर सर कोई ऐसा सम आता है जिसमें इफ देन दिया ही नहीं है तो पहले उसको इफ देन में कन्वर्ट करो और फिर उसको अल्टरनेट करो। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा लेसन आपको समझा है, और अगर आपको हर एक सम वाइज सॉल्व करना है तो ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, बट यहाँ पे मैंने वन शॉट वीडियोस बनाया जो आपको कम टाइम में पेपर में जाने के पहले बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।